हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रेरी के क्लास 10 में आप लोगों का स्वागत है, जहां पर अपन लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो प्रोनाउन है। मैंने लास्ट लेक्चर जो लिया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले ये बताना ज़रूरी है उन लोगों को जो आज ही से ज्वाइन कर रहे हैं या नए लेक्चर्स नए आए हैं, पुराने लेक्चर्स नहीं लिए हैं या लास्ट लेक्चर नहीं लिया है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स में आपका लास्ट वाला लेक्चर क्लास नंबर 9 जो थी वो है। उसका रीज़न मैं फिर से बोल रही हूँ, बार बार मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो बार बार मेरी बोलने की आदत है। ठीक है, उस लेक्चर में भी 10 बार बोल दिया था, अभी भी मैं बार बार कह रही हूँ कि वो लेक्चर भले ही उसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, भले ही उसमें कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन वो आपकी पूरी इंग्लिश का बेस था। ठीक है, तो आपको वो लेक्चर लेना ज़रूरी है। आगे आपको समझ में आता जाएगा ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसी लेक्चर में समझ में आता जाएगा कि क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, हर टॉपिक में वो टर्म्स यूज़ होंगी जो आपको मैंने वहाँ पर आराम से सिखाई है। तो जो कोई भी अभी लेक्चर ले रहा है, ये लेक्चर लेने के बाद सबसे पहला काम होगा क्लास 9 पढ़ना, और उसके अलावा फिर और कोई क्लास नहीं पढ़ी हो तो फिर उसके बाद पढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 10 प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना कवर होता जा रहा है। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो लेक्चर लिए नहीं, आर्टिकल्स का लिए हैं, तो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इतना बोल दिया, ये 8 लोग हैं, ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, उसमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी? नाउन मैंने आपके क्लास नंबर 2 में बता दिया है। अब बोलोगे मैम कुछ पढ़ाया उसमें बताया नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके जितने भी MPSI के क्वेश्चंस हो नाउन में, अगर आपको लगता है कि MPSI में क्वेश्चंस नाउन के पूछ रहे हैं, वो उसमें जो दिया हुआ है वो प्योर नाउन के क्वेश्चंस नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो कोई उसमें कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए हैं। वो लेवल आपका पूरा बैंक और SSC में चला जाता है। यही डिफरेंस होता है अपना JPSI लेवल तक के क्वेश्चंस का। ठीक है, अगर आपको नाउन क्या है, उसके काइंड्स क्या है, उनको पहचानना और थोड़ा बहुत बेसिक्स उसके आते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस में वो हेल्प हो जाती है। ठीक है, वो भी हेल्प हो जाती है। तो प्योर नाउन के क्वेश्चंस MPSI में हार्डली कभी 1-2 आए होंगे, बाकी जो आपको दिख रहे हैं वो प्योर नाउन के क्वेश्चंस नहीं है। JP में भी नाउन के क्वेश्चंस प्रॉपरली नहीं मिले हैं। ठीक है, इसलिए, लेकिन वो ज़रूरी है पढ़ना, उसकी वजह से आपको बहुत सारे लेक्चर्स में हेल्प होंगी, इसलिए पढ़ाया गया है। लेकिन प्रो नाउन में JP के क्वेश्चंस मिले हैं, MPSI के सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चंस मिले हैं, वो भी नहीं मिले हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो MPSI के जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रोनाउन में इतना नहीं आता, लेकिन आपका उसमें आता है। जेल प्रेरी में कुछ आपके लास्ट ईयर्स के मिला के अगर देखे जाए तो कुछ 30-35 अराउंड क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को अपने को विद कॉन्सेप्ट सॉल्व करना सीखना है। अगर वो आता है तो वही रिपीटेड क्वेश्चन है, वही आपके लेवल है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ करना है। प्रोनाउन को अपने को डीप में जाके पूरे सब कुछ एक एक चीज़ पे अपने को PhD नहीं करनी है। अपन अभी SSC बैंक लेवल पे नहीं है। ठीक है, अपने को जो ज़रूरी है उतने से और एक लेवल ऊपर मैं आपको बताऊँगी, थोड़ा ज़्यादा ही बताऊँगी ताकि आपको सेफ फील हो टॉपिक में। ठीक है, तो इसको जो अपना जो प्रोनाउन का टॉपिक है ना, वो 4 पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में। ठीक है, एक में आज मैं आपको एक हल्का सा प्रीव्यू दे दूंगी टॉपिक का, ताकि आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वो फ्लो बना रहे। कल के लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जिससे आपके जेल प्रेरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, या उस लेवल की जो भी एग्जाम्स आती हैं उन सबके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरे और चौथे लेक्चर में आपका बचा हुआ जो अपन करते हैं ना, लास्ट में अपन जेल प्रेरी अपने जो रिलेटेड एग्जाम है जिसके लिए अपन ये वीडियोज़ बना रहे हैं, वो एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हैं उस पर क्वेश्चंस अटेंड करके देखते हैं कि आए कि नहीं आया टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से अपन 4 लेक्चर्स में इसको डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शनल पार्ट है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम। अगर आपको हिंदी में सर्वनाम पता है कि क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू वो आपका प्रोनाउन है इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी ग्रामर जो व्याकरण है वो अच्छे से आती है और आपको पता है कि सर्वनाम क्या है, तो वही इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है, पहली बात। तो जिनको ये आता है उनको मैं बस बता रही हूँ कि वही भैया, कोई अलग बात नहीं है। अब जिनको वो भी नहीं आता है तो आपको सबसे पहले क्लास नंबर 2 देखनी पड़ेगी। क्लास नंबर 2 में मैंने आपको नाउन पढ़ाया है बहुत अच्छे से,
उस नाउन के बारे में बताया है, उसके काइंड्स बताए हैं, कुछ चीज़ें समझाई हैं उसके अंदर, उसको अच्छे से देखना। उसके बाद ही आपको प्रोनाउन आएगा, क्योंकि नाम में ही नाउन है तो इसका मतलब ये आना चाहिए, है ना। एक छोटी सी बात बता दूं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको बता रही हूँ चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, कि प्रोनाउन जो है वो ऐसा कुछ दो शब्दों से मिलके बना है ना। इसमें से एक का तो आपको अच्छे से मीनिंग पता है, जो क्लास 2 में समझा दिया गया है, जिसको नहीं आता वहाँ जाके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। और प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इन पोजिशन ऑफ, है ना, इस तरीके के मीनिंग्स निकलते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ। अब यहां पर इसमें एक मीनिंग और अटैच होता है, फॉर सम बेनिफिट, कुछ फायदे के लिए अटैच हो रहा है ना, अलग अलग मीनिंग नहीं है, ये अटैच हो रहा है। तो प्रोनाउन का मतलब प्रो जब भी किसी के आगे लगता है ना, किसी पूरे वर्ड के आगे, तो आप ये एक प्रीफिक्स जैसा यूज़ होता है, और इसका मतलब ये होता है कि इसकी जगह पर आए हैं। और क्यों आए हैं भाई, इसकी जगह पर तुम आए हो तो वो भी तो अच्छा था, उसकी जगह पर क्यों आ गए, उसकी जगह पे आए हैं कुछ बेनिफिट के लिए, कुछ बेनिफिट के लिए। अब बेनिफिट मतलब लाभ, लाभ क्या हो सकता है, कुछ भी लाभ हो सकता है। जैसे यहाँ पर प्रोनाउन में प्रो का मतलब होता है कि भैया हम वो शब्द हैं जो किसकी जगह पर आए हैं, इन प्लेस ऑफ व्हाट, किसकी जगह पे आए हैं, नाउन की जगह पे। क्यों आए हो भैया, कोई बेनिफिट के लिए आए हैं। क्या बेनिफिट के लिए आए हो, आपका टाइम बचा लेंगे, आपका टाइम बचा लेंगे। अरे भाई आपका नाम बहुत बड़ा सा है, ठीक है, आपने अपना इंट्रोडक्शन देना चालू करा, तो अब हर लाइन में, हर जगह जहाँ पर आपका जिक्र होगा वहाँ अपना नाम ही लेते रहोगे क्या, नहीं ना। आए बोलना शुरू करोगे मैं के लिए, मुझको के लिए मी बोलना शुरू करोगे, मेरा के लिए माय और माई नहीं बोलना यूज करोगे। कब तक अपना नाम लेते रहोगे, एक समय आएगा कि एक पूरा पैराग्राफ आपके नामों का ही बन जाएगा, कितना टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए, साथ ही में रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, आपका जो रिपीटेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए, देखिए रिपीट करते हैं ना कोई भी चीज़, तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को बहुत ही अजीब लगता है ना। मेरा नाम एंजेला है, एंजेला इंग्लिश का, मेरा भी नहीं, एंजेला का नाम एंजेला है, एंजेला इंग्लिश का लेक्चर लेती है, एंजेला के लेक्चर, अजीब लग रहा है बोलने में और सुनने में। लेकिन अगर आप बोल रहे हो मेरा नाम एंजेला है, मैं इंग्लिश का लेक्चर लेती हूँ, मैं इतनी बजे आती हूँ, ये मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक है, तो यहाँ पर मैं, मेरा, मुझको लगा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। ये जो रिपीटेशन है ये अवॉइड हो रही है, जो अजीब लग रहा है वो ऑकवर्डनेस अवॉइड हो रही है। साथ ही में मेरा बोलने का और लिखने का समय, अगर मैं लिख रही हूँ तो लिखने का, बोल रही हूँ तो बोलने का काफ़ी समय यहाँ पर बच रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ रुक के मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए यहाँ पर इतना समझाई हूँ जो कुछ नहीं जानते कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो प्रोनाउन समझ गए, प्रोनाउन इंग्लिश का वो शब्द होता है जो संज्ञा की जगह आता है उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए। फिर से सुन लो, प्रोनाउन सर्वनाम इंग्लिश का वो शब्द होता है जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल इक्वल होता है नाउन के, ठीक है। आप राम बोलोगे या ही बोलोगे तो उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, ठीक है, ही बोल दोगे तब भी उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, तो बिल्कुल इक्वल ही होता है, उसकी जगह पर रिप्लेस किया जाता है उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसी के साथ आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, कि हर एक शब्द जिसकी जगह पर कोई नाम आ जाए, हर वो शब्द इंग्लिश में, हिंदी में भी, जिसकी जगह उसको हटाओ तो किसी का, किसी भी चीज़ का नाम आ जाए, कोई भी चीज़ का नाम, तो वो प्रोनाउन होता है। जब मैं किसी चीज़ को हटाऊं तो उसकी जगह किसी का नाम रखा जाए उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही इज़ अ टीचर, रवि इज़ अ टीचर, ही को हटाया किसी का नाम, अब अच्छा लग रहा है। तो जब भी हम किसी का, मैं बोल रही हूँ आई लाइक इट, मैं इस चीज़ को लाइक करती हूँ, मैंने बताया नहीं कौन सी चीज़, इट यानी प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई लाइक दिस पेन, अब ये जो पेन किसी चीज़ का नाम है, नाउन है, मतलब उस इट को हटा के हम पेन रख सकते हैं ना, हमने रखा, तो इसका मतलब हम, वो जो पहले था ना वो प्रोनाउन था। फिर से एक बार और, जिस शब्द को हटा के हम कोई संज्ञा रख पाए उस हर शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। देखो एक बहुत काम की चीज़ बताती हूँ, बचपन से सोचते हो ये 6, 7, 8 लोग ही प्रोनाउन होते हैं। कौन? आई, वी, ही, शी, इट,
फिर इनके ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, फिर हिज हर, ये सब बस इतने ही नहीं होते, और भी प्रोनाउन है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बस इतना ही बात को मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए ये इंट्रोडक्शन का स्पेशल लेक्चर ले रही हूँ, क्योंकि भले ही आपको इसमें से काफ़ी चीज़ों में से कुछ डायरेक्ट एग्जाम में ना आए, लेकिन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बहुत ज़रूरी है वाक्य के अंदर। जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना नहीं आएगी, तब तक आपको इंग्लिश प्रॉपरली कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए आपका इंट्रोडक्शन का लेक्चर लिया गया है ताकि आप प्रोनाउंस से वाकिफ़ हों, उनको पहचान पाए वाक्य के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा जो मोटो था वो क्या था कि प्रोनाउन क्या होता है, सबको पता है ना, संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, या वो शब्द होते हैं इंग्लिश में जिनको हटा के मैं किसी का नाम रख पाऊँ, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अपन इनके प्रकारों पर आते हैं। प्रकार इसके बहुत सारे हैं, करीबन 10 प्रकार हैं, ठीक है। लेकिन अभी अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, अपने एग्जाम के क्वेश्चंस और उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए अपने को मुश्किल से 3 से 4 प्रकारों पर काम करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सारे प्रकारों से जरूर वाकिफ करा देती हूँ ताकि आपको आगे भी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, आप प्रोनाउंस को पहचान पाओ, ताकि आपको अगर बड़ी और दूसरी एग्जाम भी देना तो आप चीज़ों को पहचान पाओगे, तभी उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह लगा पाओगे, ठीक है। तो अपने को इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि आना भी नहीं है, ठीक है। जितना अपने को पढ़ना है उससे और अपन 1-1.5 लेवल ऊपर ही पढ़ेंगे, ठीक है, सभी एग्जाम्स को अपने MPSI GAP सबको लेते हुए। स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन में। काइंड्स, ये आप अपने काइंड्स हैं, है ना, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए, तो काइंड्स अपने हैं 10, काइंड्स अपने हैं 10। अब यहाँ पर मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन बस सबका दे रही हूँ, और जो अपने एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड काइंड्स हैं वो उनको अच्छे से बताना पड़ेगा मेरे को आपको, और साथ ही में उनके कॉन्सेप्ट्स भी बताने पड़ेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। अभी आपको जो ज़रूरी है बस वो बात बता रही हूँ ताकि आप चीज़ों को पहचान पाओ। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब आपका हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हाँ भाई, तो पर्सनल प्रोनाउन जो अपना होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो पुराने आपने जब बचपन में आपके दिमाग में सिर्फ यही प्रोनाउन होते होंगे, ही, शी, इट, 7 हैं टोटल, आई, वी, दे, यू, ओहो, यू, ये आपके 7 बेसिक्स हैं, और आपको इसी से खेलना पड़ता है। खेलने का मतलब क्या है कि जब ये हीरो है तो ये ऐसे लगते हैं। हीरो याद है, लास्ट लेक्चर सब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट लेक्चर में जाइए, ये हीरो क्या बोल रही है मैम समझ जाओगे, ठीक है। अगर हीरो है तो वो ऐसे दिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो ये चेंज हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, हिम बन जाता है, हर बन जाता है, इट का इट ही रहता है, मी बन जाता है, एस बन जाता है, देम बन जाता है, यू का यू ही रहता है, ठीक है। प्लूरल सिंगुलर में भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें आपके दिमाग में प्रोनाउन के नाम से हैं। पर आप एक बात देखो, यहाँ पर मैंने कहा 10 काइंड्स हैं, उसमें से पहले काइंड में ये 7 आ गए। अब ये बताओ प्रोनाउन कितने होते होंगे जो तुमको पता भी नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में बचपन से तो बस इसी को प्रोनाउन समझते थे ना, बाकी अभी 9 काइंड्स और बाकी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, यही क्या, लड़के के लिए जब हम किसी लड़के के नाम की जगह पर कोई सर्वनाम यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में ही लिखा जाता है। कोई लड़की है उसके लिए सर्वनाम यूज़ करोगे, जैसे कोई भी लड़की का नाम आपने लिया, ठीक है, उसके जगह पर आपने वो बोला, तो आप इंग्लिश में, हिंदी में तो आप वही बोलते हो लड़के को भी लड़की को भी, लेकिन इंग्लिश में वो ही का क्या बन जाता है फिर, शी। कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है जैसे पेन, आपको पेन नहीं लिखना नाउन, उसकी जगह सर्वनाम यूज़ करना है तो इट यूज़ होता है नॉन लिविंग में। ये तो हो गए सारे सिंगुलर्स, ये। अब ये लोग एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो दे आ जाता है, ये प्लूरल होता है, ठीक है। ये लोग एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो दे आ जाता है, ये प्लूरल होता है, बहुवचन है। ये एक एस मीन सिंगुलर, एक वचन, वो बहुवचन। फिर मैं के लिए सिंगुलर, मैं के लिए आप आई यूज़ करते हो, और मेरे साथ और भी लोग हैं तो हम के लिए आप वी यूज़ करते हो, ये प्लूरल। और यू, तुम बोलने के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वे में। आप एक हो तो भी यू ही बोलूँगी, आप एक से ज़्यादा हो तो भी यू ही बोलूँगी, ठीक। तो ये 7 लोग हैं जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं, ये आपके बेसिक प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मतलब बेसिक प्रोनाउन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसमें इनके आपके सब्जेक्टिव,
केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आ जाते हैं। अब ये केस ही क्या कर रहे हो मैम, क्लास नंबर 9 पे जाके देखना कैसे समझा रखे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब तुम ये भी कंफ्यूज हो रहे हो मैम वो तो सब ठीक है, अब आपने हमको ये भी वादा किया था कि जिसको समझ में नहीं आता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का तो मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगी। ये भैया ये वही काइंड है आपका, ये वही काइंड है आपका जो आपके कॉन्सेप्ट्स में आएगा। तो इसको अपन कल के लेक्चर में फिर से उठाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये वही टॉपिक है, इसमें से ये भी टॉपिक है, ठीक है, इसको भी अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा के छोड़ दे रही हूँ ताकि कल अपन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स पे चले जाएं, ठीक है। अधिकारात्मक सर्वनाम, अधिकारात्मक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिसको बोलने पर किसी का अधिकार पता चले और नाउन का यूज ना हो रहा। नाउन का हो रहा हो तो अपॉस्ट्रोफी एस आता था, याद है, नाउन का हो रहा हो तो, या फिर ऑफ आता था। लेकिन अगर तुम इनका यूज नहीं करना चाह रहे हो तो फिर आप सर्वनाम यूज करोगे। और सर्वनाम जब पॉजेसिव फीलिंग देने लग जाए, जब पॉजेसिव मीनिंग देना लग जाए सेंटेंस को पढ़ने पर, तेरा मेरा इसका उसका, ये वो वर्ड हैं जो अधिकार बताते हैं, ठीक है, तब आप उसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हो। और ये जितने लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं उसका पॉजेसिव चेंज आता है, यहाँ पर ये पॉजेसिव चेंज हो जाते हैं। जैसे कुछ मैं करके बता देती हूँ, कुछ अपन इसको लेंगे, ये इंपॉर्टेंस में है तो इसको अपन कल कॉन्सेप्ट्स में लेंगे ही, हिज, हर्स, देयर्स वगैरह वगैरह। अभी सोच रहे होगे कि मैम आपने माइन लिखा है, माई क्यों नहीं लिखा, उसका भी रीज़न है, बताऊंगी, ये कल ही बताएंगे, ठीक है। अभी आप बेसिक्स देख लो। मैं सिर्फ आज के लेक्चर में क्या बताना चाह रही हूँ कि कल जब अपन कॉन्सेप्ट पढ़े तो अपन बेसिक्स पे नहीं जाए कि मैम आपने क्या बोल दिया, पॉजेसिव केस क्या होता है, बताया ना क्लास 9 में, अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ये क्या होता है, वो क्या होता है, नहीं करें। आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन की बात हो रही है, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े जा रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन है, कल मैम ने बताया था या अभी बता दिया था, ठीक है। पॉजेसिव की बात हो रही है, मैम ने बताया था पॉजेसिव क्या आता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट से प्रोनाउन हैं जिसके ऊपर आपके जेपी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, क्या आपको ध्यान रखना है, इस पर अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लास लेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरा टेबल ही प्रोवाइड कर दूंगी, पॉजेसिव का और सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का, काम ही खत्म कर देंगे, ठीक है। पूरी टेबल में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें पर्सन से भी डिवाइड होते हैं प्रोनाउन, अगर आपको पता हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस लेक्चर के एंड में जब हम इंपॉर्टेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे काइंड्स के बाद, तो वो चीज़ मैं पढ़ा के ज़रूर जाऊंगी इस लेक्चर में जो एग्जाम से पूरा रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद अपन कल आगे के टेबल्स को लेंगे और कॉन्सेप्ट्स को लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर मैं अपनी एग्जाम से रिलेटेड बात करूँ तो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक और नाम भी दिया जाता है, सेल्फ प्रोनाउन, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही कहा जाता है। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो निजवाचक कहे जाते हैं, निजवाचक, नाम से ही कुछ लग रहा होगा तुमको, है ना, कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, आपके जो प्रोनाउंस होते हैं उसमें सेल्फ लग जाता है सिंगुलर में, और प्लूरल में सेल्व्स लग जाता है। आपने सुना होगा ना, हिमसेल्फ, अब लड़का अकेला हिमसेल्फ है तो सेल्फ लगा, और अगर एक से ज़्यादा लड़के हो गए तो देमसेल्व्स लिखते हैं, देमसेल्व्स, SELVES। तो ऐसे आपने प्रोनाउंस पढ़े होंगे, ये आपका हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, माईसेल्फ, आरसेल्व्स, देमसेल्व्स। यू सिंगुलर के लिए योर सेल्फ और प्लूरल के लिए योर सेल्व्स, ठीक है। सबका बोल ही दिया मैंने, फिर से सुन लो क्योंकि अब इतने सारे में लिखाएगा तो नहीं, फिर से बोल देते हैं, बस इतना ही होते हैं ना। हिमसेल्फ लड़के के लिए, हर सेल्फ लड़की के लिए, इट सेल्फ कोई चीज़ के लिए, मेरे लिए माई सेल्फ, हमारे लिए एक से ज़्यादा के लिए आर सेल्व्स, ठीक है। दे के लिए देम सेल्व्स, योर सेल्व्स, ठीक है। अगर यू अकेला है तो योर सेल्फ, और एक से ज़्यादा है तो योर सेल्व्स, ठीक है। तो ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते क्या हैं, यहाँ पे मैं आपको रेड में लिख के बता देती हूँ, अलग से चीज़ों को समझना। जब किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो, वो कोई काम कर रहा हो, वर्ब लगा रहा हो, ये मैं आपका अगर क्लास नंबर 9 इसके जस्ट पीछे वाली क्लास से कुछ रिलेटेड बातें बता रही हूँ। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, इसका मतलब डेफिनेटली आपने क्लास 9 नहीं देखी है, वो जरूर देख लेना इसके बाद, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये वर्ब किसी पे लगा रहा है, ये सब्जेक्ट मतलब हीरो काम कर रहा है,
किसी चीज के ऊपर काम कर रहा है, क्या होता था वो? ऑब्जेक्ट होता था। लास्ट लेक्चर में क्लास 9 से बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, क्या होता था वो? ऑब्जेक्ट होता था। अब यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट ही है, मतलब पूरा घूम गया, तब इस ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर आप नाउन लिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोनाउन लिख रहे हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या बोल रही है मैम, समझ में नहीं आ रहा? एक बार और, थोड़ा क्लास 9 का लगेगा, थोड़ा अभी नई क्लास का लगेगा, फिर से सुनना। जब हीरो काम करे और जिसके ऊपर काम करे वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट। वो हीरो ही हो। शॉर्ट में बोलूं, शॉर्ट में अभी समझ में आ जाएगा। जब हीरो काम करे खुद ही के ऊपर, तो जब तुम उसके बारे में जब ऑब्जेक्ट की जगह लिखोगे तब तुम उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लिखोगे, रिफ्लेक्सिव फॉर्म लिखोगे। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल सुनो। ही टोल्ड हिम और ही टोल्ड हिमसेल्फ। ये दोनों सेंटेंस का हिंदी में एक ही मीनिंग है। इंग्लिश में भी अगर आप प्योर मीनिंग निकालो तो एक सा ही लगता है, लेकिन बातें अलग अलग है। इसका मीनिंग निकालो, उस लड़के ने उस लड़के को मारा, या उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, चाटा मारा, स्लैप। लेकिन दोनों सेंटेंस अलग है। यहाँ पर चाटा मारा नहीं, स्लैप नहीं लिखा मैंने, टोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। टोल्ड, उसने उसको बताया, इसने उसको बताया, ऐसा लिख दो, ठीक है। तो अपना वर्ब क्या है? बताना। कौन बता रहा है? ये, तो ये अपना हीरो हो गया, अपने हीरो फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी बताना आपका वर्ब है, और कौन बता रहा है? ये बता रहा है, तो जो काम करता है वो हीरो होता है, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये बता किसको रहा है? इसको, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। किसको बता रहा है? इसको, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन ये हिम अलग है, हिमसेल्फ, मतलब यहाँ पर ये किसी दूसरे लड़के को बता रहा है और यहाँ पर ये खुद को बता रहा है। तो जब सब्जेक्ट काम करे खुद ही पर, तब सेल्फ वाले प्रोनाउन आते हैं। आप हिम बोल के नहीं छोड़ देना। बोले कि मैम वो लड़का है ना, वो अपने आप को बता रहा, तो मैंने हिम लिख दिया। तो हिम लिख दिया तो किसी दूसरे लड़के को भी तो बता सकता है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, सामने वाला सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया किसने किसको मारा, कोई दूसरा लड़का था, खुद को तो नहीं मार लिया। तो आपका ये सेल्फ बताएगा कि भैया खुद को मारा, खुद को बताया, खुद से बात करी, ये वाली बात, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी हीरो अपने आप पे ही एक्शन करने लग जाए तो ऑब्जेक्ट जब तुम प्रोनाउन में लिखो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, न ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा, और सब्जेक्टिव तो होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं होगा। जबकि ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं वो मैं कल बताऊंगी कैसे, जैसे ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, यू का यू ही रहता है। ये सब मैं प्रॉपर आपको एक टेबल में भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपका टेंशन ही खत्म हो जाए। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनना, फिर से सुनो। उस लड़की ने उस लड़की को बताया, क्या लिखोगे? शी, कोई दूसरी लड़की होगी, उसको बताया, तो शी टोल्ड हर, हर शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि हीरो पे भी एक लड़की है तो शी लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट पे भी एक दूसरी लड़की है तो हर लिखेंगे। अपन ने पढ़ा है ना कि प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव सब चेंज होते हैं, है ना। सबके टेबल कल प्रोवाइड कर देंगे। अब उस लड़की ने खुद ही को बताया तो सेंटेंस हो जाता है शी, वो लड़की तो हीरो ही है, ठीक है, तो वो शी रहेगी। लेकिन टोल्ड के बाद हर नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर दूसरी लड़की इंडिकेट होने लग जाएगी। खुद को ही कर रही, खुद को ही बता रही है, खुद के ऊपर ही एक्शन कर रही है, तो हर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट पता है ना क्या होता है? ऐसे टकरा के वापस जाना, मतलब खुद ही पे काम हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करने वाले प्रोनाउन जो होते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर जब वो खुद आ जाते हैं तो सेल्फ या सेल्फ लगा के आते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहीं पर पढ़ाना था, इसके आगे शायद हम पढ़ेंगे भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि इस पर कभी कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 3 से 4 टॉपिक्स पकड़ के ही हमेशा उसी पर घुमाए गए हैं, और फिर भी आपको बता दिया गया है, कभी आपको कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। याद रखना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर्स के साथ सेल्फ आता है और प्लूरल्स के साथ सेल्फ्स आता है। जैसे उस लड़के ने खुद को बताया तो हिम सेल्फ आएगा, सेल्फ्स नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलती उन लोगों ने अपने आप को ही बताया तो वो लोग हो गए दे, और खुद के ऊपर ही काम करे तो देम सेल्व्स, ये आएगा, समझ गए। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ज़्यादा टेंशन मत लो, बस इतना ही है। अगर नहीं समझ में आया तो इसी को रिवर्स कर करके देख लेना, आ जाएगा 2-3 बार में समझ, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, इसके आगे अपन इसको लेके भी नहीं जाने वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट, अभी सिर्फ अपने को डेफिनेशंस देखनी है, मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है आप सिर्फ डेफिनेशंस पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट्स अपन कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें जो है इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट मीन्स अपने जो एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इन तीनों में कुछ भी नहीं है, तो फटाफट से बता रही हूँ, जल्दी से समझ जाना। डेमोन्स्ट्रेटिव को बोलते हैं अपन संकेतवाचक, नाम से ही समझ में आएगा, ऐसे सर्वनाम जो इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, इंडिकेट कर रहे हो, शो कर रहे हो, मतलब ऐसे सर्वनाम जिनको हटाओ तो संज्ञा आ जाए, नाम आ जाए किसी का, और ऐसे हो जो इंडिकेट कर रहे हो। इंडिकेट करने वाले ऐसे कौन से सर्वनाम होते हैं जिससे आपको इंडिकेशन देना पड़ता है, मतलब संकेत करना पड़ता है, ये वो। सुनो, मैंने कहा ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े होकर मैंने बोला ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप मेरे को देखते रहोगे क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, फिर मैं बोलूँगी ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, अब आपको समझ में आ गया कि इनको पेन सब पसंद नहीं आ रहा, क्यों, मुझे इशारा या कुछ ना कुछ आपको हिंट देनी पड़ेगी, संकेत करना पड़ेगा, तब आपको बात। अभी ये की जगह कोई नाम रखोगे तो नाम है ना पेन, मतलब वो शब्द जिनको हटाओ तो कोई नाम आ जाए वो प्रोनाउन होते हैं ना, जिनको हटाओ तो कोई नाउन आ जाए तो प्रोनाउन कहा जाता है ना, तो ये प्रोनाउन है ये, और क्योंकि मुझे संकेत करना पड़ रहा है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कभी भी, तो डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक उसको कहा जाता है। कैसे होते हैं दिखने में, ये आपके सिंगुलर के लिए, ये दिस दैट दूर की सिंगुलर चीज के लिए, ठीक है, ये नियर फार है, मैं आपको बता देती हूँ 3-4 इंपॉर्टेंट, पास की चीज सिंगुलर, दूर की चीज सिंगुलर, पास की चीज प्लूरल बहुवचन, और ये THE ऐसी, हाँ गलत हो गया, एक सेकेंड, हाँ THE ऐसी, दीज दोस, दूर की चीज प्लूरल, ये होता है ये, इसका आंसर है ये और वो, ये वो जो भी आप बोलते हो, ठीक है, हिंदी में ये पास की चीज सिंगुलर, दूर की चीज सिंगुलर, पास की चीज बहुवचन, दूर की चीज बहुवचन, ठीक है, तो ये लोग हैं। और भी चीजें होती है, और भी ऐसी चीजें जिनको संकेत करना पड़े और उनकी जगह पर नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। जैसे सच यानी इस प्रकार का, सच इस प्रकार का, क्या कुछ तो होगा वो, तो सच आपका जो है वो उसमें आ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बेसिकली जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आपकी दिस दैट दीज दोज ही है, ठीक है। द सेम वगैरह ये सब आपके प्रोनाउंस में आते हैं, क्योंकि उनकी जगह पर नाउन आ सकता है और उनकी जगह पर अपने को संकेत देना पड़ता है। अपने जो काम की चीज़ें हैं वो ये है, ठीक है। आप इसको लिख लो या याद कर लो, क्योंकि ये लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर तक भी नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव से आपको अपने आप ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक की बात हो रही है, ठीक है। प्रश्नवाचक मतलब ये वो संज्ञा है, ये वो सर्वनाम है जो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ब्लू से कर देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, जैसे हु, हुज, हुम। अब मैं बोलूँ हु यानी क्या होता है, कौन। मैं बोलूँ कौन आया था, आप नाम दोगे कि वो जो भी नाम है आप नाम लेके बोलोगे, जैसे अजय आया था, ठीक है। तो जब मैंने कौन पूछा आपने आंसर दिया तो नाम आ गया, मतलब हु की जगह नाम आया, हु की जगह नाम आया। वो शब्द जिनकी जगह पर कोई नाम आता है वो प्रोनाउन होते हैं, वो शब्द जिनकी जगह पर कोई नाउन आता है वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और इसीलिए हु को प्रोनाउन माना जाएगा, और क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन माना जाएगा। ये पेन किसका है, हुज, आंसर देंगे इसका है, उसका है, जो भी है उसका नाम आएगा या सरनाम आएगा, उसको ही आप क्या बोलते हो, इंटरोगेटिव। हुम यानी किसको, मतलब आप जब हु पूछते हो तो आपको आंसर में सब्जेक्ट मिलता है, आप जब हुज पूछते हो तो आपको आंसर में पोजीशन मिलता है, अधिकार पता चलता है, और आप जब हुम पूछते हो तो आपको आंसर में ऑब्जेक्ट मिलता है। देखना कभी, ठीक है। चलो ये चेक करके देखना, ठीक है। Whom has you invited, तुमने किसको इनवाइट किया। अरे इसमें काम क्या हो रहा है, इनवाइट करना, कौन कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम हीरो हो, जो काम करता है वो हीरो है, तो इसका मतलब मैंने ऑब्जेक्ट पूछा है, Whom have you invited, तुमने किसको इनवाइट किया है। मैंने अजय को इनवाइट किया है, मैंने पूजा को इनवाइट किया है, तो मैं हीरो, मैंने इनवाइट किया, काम किया, और किसके ऊपर काम किया, इन लोगों के ऊपर, तो ये लोग क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो हर
वर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा हो और उनकी जगह पर कोई नाउन का आंसर आ रहा हो वो सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वो हर वर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा हो और उनके आंसर में नाउन आ रहा हो तो उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला है 6 एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। ओके, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है प्रेशराइज करना, प्रेशराइज करना, दबाव डालना, ठीक है, बल डालना। तो इसीलिए इसको दृढ़वाचक या बलवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी आपके सारे मतलब दिखने में आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे ना, रिफ्लेक्सिव, आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे ना, ये पीछे स्लाइड में बताया थे मैंने, ये सेम टू सेम ऐसे ही दिखेंगे। कौन कौन से मैं अभी अपने पास है इतना तो मैं आपको बता देती हूँ, इतनी जगह भी मिल रही है अपने को, और मैंने हालांकि 2 बार आपको बता दिया है, ठीक है। लड़के के लिए हिमसेल्फ है ना, लड़की के लिए हर सेल्फ, चीज़ के लिए इटसेल्फ है ना, आर सेल्व्स, देम सेल्व्स, और यू अगर सिंगुलर हो तो योर सेल्फ और प्लूरल हो तो योर सेल्व्स। तो ये लोग हैं, ये कि मैम रिफ्लेक्सिव में थे, तो यही कि रिफ्लेक्सिव में थे, ठीक है, और यही कि यही एम्फेटिक है, लेकिन प्रोनाउंस डिफरेंट है। वहाँ पर जब हीरो खुद ही पर एक्शन कर रहा था तो ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखे जाते थे, लेकिन ये सिर्फ आपको नाम प्रेशराइज लिखा है ना, नाम से नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ को ये ज़बरदस्ती का यूज़ होता है। आपकी इच्छा हो करो, आपकी इच्छा नहीं करो। अपन बोलते हैं ना मैं वहाँ गया था, 2 चीज़ें, मैं ही तो वहाँ गया था, सेम बात बोल रही हूँ ना, लेकिन दोनों में अंतर है। दूसरे में ज़बरदस्ती मैं प्रेशराइज करूँ ताकि आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैंने वो बुक खरीदी, अरे मैंने ही तो खरीदी थी वो बुक, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो आप उसको नॉर्मली बोल दो आई वेंट देयर, या फिर आप लिखोगे आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ गया था। अब खुद बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बोलते हो। तो ये जो आप खुद लगाते हो या अरे उसने खुद ने ही तो करा है, जब आप इस तरीके से बातें करते हो तब आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाजू में किसको लिख देते हो, इन लोगों को। दोनों में डिफरेंस देखना। हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो इसका स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि मैं इनको हटाकर आपको एक एग्जाम्पल देकर इसको हटाने वाली हूँ। स्नैपशॉट ले लो, चलो ठीक है, इसको भी हटाते हैं 1 मिनट। अब मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो मैं हल्का जितना ज़रूरत है उतना बता देती हूँ। देखो दोनों रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में डिफरेंस देखो। ही हिमसेल्फ वेंट देयर, he has submitted the project himself, he hurt चोट पहुंचाना himself, ठीक है। ये आपके 3 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और तीनों में आपको सेल्फ वाले प्रोनाउन दिख रहे हैं। इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। मतलब आपको इतना समझ में आ गया कि मैम ये तो प्रोनाउन है। पहली बात तो हिमसेल्फ मतलब हम किसी लड़के के इसको हटाएंगे तो कोई का नाम आएगा ना, हमको पता है प्रोनाउन है। और शक्ल से अपने को लग रहा है कि भैया 2 में से एक ही हो सकता है, एक तो रिफ्लेक्सिव है जो अपन ने पिछला पढ़ा, और एक एम्फेटिक है। बस इस शक्ल के ये 2 ही नाउन होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। सेल्फ और सेल्फ वाले 2 ही नाउन होते हैं। अब उसमें से भी पहचानना सीखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और एम्फेटिक कौन सा है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होगा, रिफ्लेक्सिव मैंने अभी अच्छे से पढ़ाया है कि जब हीरो काम करे और खुद ही पे कर ले, मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इक्वल हो जाए, ठीक है, तब उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। और बाकी उसके अलावा सारे एम्फेटिक होते हैं। अब पहले आप इन तीनों को देख के समझा दो कि कौन सा वाला रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फेटिक है, पहले खुद देख लो। अब मैं बताती हूँ, ये आपका एम्फेटिक है, ये भी आपका एम्फेटिक है, और ये रिफ्लेक्सिव है। कैसे मैम? अभी तो बताया, चेक कर लो। देखो वो वहां गया, इसमें वर्ब कौन है? जाना वर्ब है। कौन कर रहा है? ये कर रहा है, वो जा रहा है ना, तो ये हीरो है। जो काम करता है वो हीरो है ना। ये सब्जेक्ट मीन्स हीरो, क्लास 9 में बताया, देखना है ना। तो ये वर्ब है। अब वो जा रहा है, वो तो वहां जा रहा है, इधर किसी जगह पर जा रहा है, वो खुद पे कैसे जाएगा?
मतलब अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है वो ये कि वो खुद वहाँ गया। मेरी बात सुनना ध्यान से, वो लड़का है वो जा रहा है काम, तो खुद पे जा रहा है क्या, ऐसा बोल रहा है? खुद पे कुछ काम हो रहा है? कुछ नहीं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही नहीं, कोई और ही बात हो रही है। ठीक है, ये तो सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। वो खुद वहाँ गया बोल रहा है, वो वहाँ गया नहीं बोल रहा, इसलिए एम्फेटिक है। अब यहाँ देखो, उसने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, यहाँ पर भी एम्फेटिक है। कैसे? इसमें काम क्या है, सबमिट करना। इसमें काम क्या है, सबमिट करना। कौन कर रहा है काम, ये, तो ये अपना सब्जेक्ट हो गया। सही बोल रही हो? हीरो ने काम किया, सबमिट करा। खुद को सबमिट कर दिया क्या? खुद को सबमिट कर दिया? नहीं, सबमिट उसने प्रोजेक्ट किया है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो कोई और ही है, खुद तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट तो उसने, हीरो ने काम किया, ये काम किया। सबमिट किया, क्या सबमिट किया? प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया ना, उसको सबमिट करा, खुद को थोड़ी करा। इसका मतलब ये जबरदस्ती का उसने लिख रखा है कि उसने खुद प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, उसने खुद प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया। आई बात समझ? इसका मतलब एम्फेटिक है। अब यहाँ देखो, उसने खुद को चोट लगा ली। काम क्या है, चोट लगाना। किसने लगाई? इस लड़के ने, ये हीरो हो गया। अब इस लड़के ने चोट लगाई, किसको? खुद को। रिफ्लेक्सिव, खुद ही के ऊपर काम हुआ। डिफरेंस आना चाहिए, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्रोनाउन के क्वेश्चन आए हैं, भले ही कम आए हैं, भले ही 10 में से 3-4 टॉपिक पे ही हमेशा पूछते रहे, लेकिन मान लो एक आध क्वेश्चन भी अगर दूसरे टॉपिक से पूछ लिया, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी ट्रिक और बता देती हूँ, जो इसमें भी अगर डीप में जाके समझना चाह रहे हैं। भैया जो संज्ञा या सर्वनाम के बाजू में लिखा है ना, वो एम्फेटिक है। इधर देखो, हिमसेल्फ है, देखो सर्वनाम के बाजू में लिखा है। इसको देखो, ये संज्ञा के बाजू में लिखा है। प्रोजेक्ट संज्ञा होती है ना, किसी चीज का नाम रखा है, लेकिन ये हिमसेल्फ जो है, ये वर्ब के बाजू में लिखा है। आई बात समझ? जो संज्ञा सर्वनाम के बाजू में आ रहा है, जो संज्ञा सर्वनाम के बाजू में आ रहा है, वो एम्फेटिक है। रिफ्लेक्सिव ऐसा शॉर्ट में देखो, लेकिन जो ढंग से चेक करते हैं वो इसके पहले जो बता रही थी ना मैं मीनिंग निकाल के, वही ढंग से चेक होता है। तो आई थिंक आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का डिफरेंस जो है वो समझ में आया है, और इतना ही काफ़ी है। बस जितना पढ़ा ना उसको तहे दिल से समझ लो, वो ज़्यादा ही है। ठीक है, अगर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, उससे ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ पूछ लेंगे तो इतना ही लेवल है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं इधर से भी पूछ लिया, तो इनसे पूछा नहीं है। अपने जो एग्जाम है ना जेल प्रेरी, उसमें से इनमें से क्वेश्चन नहीं आए, आ गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, अपन लड़ थोड़ी पाएंगे, क्यों भेज दिए। ठीक, कि लास्ट लेक्चर में तो आपने लास्ट पेपर में तो आपने 4 ही टॉपिक से पूछे थे, फिर आपने 5 से रिफ्लेक्सिव से क्यों पूछ लिया? ऐसे नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए अपन लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ रहे हैं। ठीक है, ताकि जितना ज़रूरी है बस उतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहली बात तो आएगा नहीं, मैं कह रही हूँ। ठीक है, फिर भी कभी कभी होता है, एंड टाइम पे चीज़ें बदलती हैं। कभी कोई ऐसे पेपर आ गया जो ऐसा हो गया, पुराने पेपर पर नहीं आया, तो इतना ही लेवल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा जाना भी नहीं है, वो अलग ही लेवल हो जाता है। फिर बैंक एसएससी चला जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका एम्फेटिक एम्फेसाइजिंग हो गया। लास्ट स्लाइड लेते हैं, बचे हुए अपने जो है ये 4 लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव। ये आपका फिर इंपॉर्टेंट में है। अभी अपने इंपॉर्टेंट में कौन कौन थे? पर्सनल और पॉजेसिव, पर्सनल और पॉजेसिव। अब तीसरा इंपॉर्टेंट आपका रिलेटिव है, इसको अपन कल अच्छे से लेने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को। उसके साथ अपने इंडेफिनेट को भी अपने को देखना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को भी लेने वाले हैं। ठीक है, और रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट नहीं, इसको मैं यहीं बता दूंगी, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 5 10 में से 5 अपने को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, कल इसको प्रॉपर्ली खोल के देखेंगे हर एक टॉपिक को। अभी अपन जो ओवरऑल पढ़ रहे हैं उसमें बता देती हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसको आप इंग्लिश में संबंधात्मक बोलते हो, संबंधात्मक सर्वनाम। ठीक है, और एक बात याद रखना आप कि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये कंजंक्शन की तरह भी वर्क करता है। अब मैम ये कंजंक्शन क्या होता है, अभी इसका भी लेक्चर अपन लेंगे। कंजंक्शन अभी सिर्फ समझने के लिए अभी इस चीज़ को समझने के लिए आप समझ जाइए जितना बोल रही हूँ कि कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ऐसा शब्द जो 2 या 2 से ज़्यादा वाक्यों को जोड़ता है। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है, पार्ट ऑफ स्पीच है ये, जो 2 या 2 से ज़्यादा वाक्यों को जोड़ देता है, उसको कंजंक्शन बोलते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन की तरह भी वर्क करता है। कौन है मैम ये लोग? ये लोग हैं who, whom, that, which, और भी हैं। ठीक है, what, etc. ऐसे करके मैं लगा देती हूँ। हालांकि जो मेन है वो यही है, यही पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो मैम ये तो क्वेश्चन मार्क वाले हैं? नहीं, ये क्वेश्चन मार्क वाले नहीं है, ये फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में आते हैं। जब क्या, किसने के मीनिंग में नहीं,
जो जिसने के मीनिंग में, जो जिसको जिसने, इस तरीके के अर्थ में आते हैं, जैसे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे द बॉय हु met us in the market is here। वो लड़का जो हमको मार्केट में मिला था वो यहाँ है। अब पता है ये दो वाक्य जुड़े हैं यहाँ पे। वो लड़का हमको मार्केट में मिला था, एक लड़का हमको मार्केट में मिला था, वो यहाँ है। एक लड़का हमको मार्केट में मिला था, वो लड़का यहाँ है। इसको ऐसे जोड़ा गया है प्रॉपरली, वर्ड्स बुन के प्रॉपर वीव करके। वो लड़का जो हमको मार्केट में मिला था वो यहाँ है। इसका मतलब दो सेंटेंस जुड़े, ठीक है। अब ये यहाँ पर हु का मतलब कौन है क्या? अगर कौन होता तो वो क्वेश्चन मार्क होता, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता, वो अपन ने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया, उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं है, क्या है? जो है। वो लड़का जो कौन? अब पूछो अपने आप से, जो कौन? आंसर आएगा वो लड़का। अपने आप से पूछो जो कौन, जो की जगह पर क्या आएगा? लड़का। तो वो वर्ड जिसकी जगह पर कोई संज्ञा या सर्वनाम आ जाते हैं, खासकर संज्ञा, ठीक है, वो वर्ड जिसकी जगह पर संज्ञा आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हुआ ना, साथ ही में दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो प्रोनाउन के बजाय कंजंक्शन भी हुआ, ठीक है। और जोड़ रहा है मतलब रिलेशन बना रहा है दो वाक्यों में, रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, ठीक है। This is the boy, एक सेकेंड। This is the boy whom I saw। यही वो लड़का है जिसको मैंने देखा था, ठीक है। तो ये दो वाक्य हुए, ये वो लड़का है, ये लड़का है, इस लड़के को मैंने देखा था, ये लड़का है, इस लड़के को मैंने देखा था, इसको जोड़ दिया, यही वो लड़का है जिसको मैंने देखा था। दो वाक्य जुड़े हैं, किसी वजह से जुड़े हैं, खासकर जिसको की वजह से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये जिसको, तो ये कंजंक्शन की तरह भी वर्क कर रहा है, क्योंकि जो शब्द दो से ज़्यादा वाक्यों को जोड़ दे, दो या दो से ज़्यादा को, वो कंजंक्शन ही होता है। और क्योंकि अगर मैं जिसको कौन जिसको, किसको देखा था मैंने? एक लड़के को। किसको देखा था? एक लड़के को। तो वो शब्द जिसकी जगह पर आप नाउन रख पाओ तो वो प्रोनाउन भी होता है। दोनों की प्रॉपर्टी मैच हो रही है तो आप कंजंक्शन भी बोल सकते हो, प्रोनाउन भी बोल सकते हो। अपन इसको प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में? कैसे होते हैं ये दिखने में? ऐसे। मीनिंग्स यहाँ पर कौन क्या नहीं है, कौन क्या होगा तो इंटरोगेटिव में जाएगा, यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है, जो जिसने जिसका जो मीनिंग आता है। अब कौन कहाँ कैसे यूज होता है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जेल प्रेरी में पूछे गए हैं। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स में एक एक के बारे में बताऊंगी, ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ, इसको प्रॉपर लेंगे क्योंकि इसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो कल इसको कॉन्सेप्ट में लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को अपन विभागात्मक सर्वनाम कहते हैं, ओके। विभाग सूचक भी बोलते हो, विभागात्मक भी बोल सकते हो, जैसा आपको लगे, ठीक है। तो यहां पर आप स्नैपशॉट ले लो, इसको हटाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो विभाग सूचक बोलते हैं इसको। अब ये कैसे होंगे? नाम से तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने का, कुछ अलग अलग करने का लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा में से, सुनना ध्यान से, हाँ, दो या दो से ज़्यादा में से एक या एक भी नहीं शो करते हैं। वो शब्द जो दो या दो से ज़्यादा संज्ञाओं में से एक या एक भी नहीं शो करते हैं। इसको लिख लेना, क्योंकि अभी एक बार में समझ नहीं आएगा, जब मैं आगे समझाऊंगी तब आएगा, लेकिन डेफिनेशन यही बता रही हूँ, सुन लो। वो शब्द जो दो या दो से ज़्यादा संज्ञाओं में से एक या एक से ज़्यादा, एक या एक भी नहीं शो करते हैं, उन प्रोनाउंस को डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। जैसे ईदर मतलब दो में से एक, नीदर मतलब दो में से एक भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपका नन हुआ, दो से ज़्यादा में से एक भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के आपके प्रोनाउंस हैं जो दो में से एक, दो से ज़्यादा में से एक, ईच, एवरी, ये सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि दो में से एक क्या है,
कोई संज्ञा ही आएगी ना, दो में से एक लड़का, दो में से एक के लिए अपन बोलेंगे ईदर बॉय, ईदर ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक, तो उन लड़कों में से एक कौन, लड़का ही होगा ना, संज्ञा ही आएगी ना, किसी का नाम ही आएगा ना एट द एंड, इसका मतलब प्रोनाउन है। और प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि हम उसमें से बता रहे हैं, दो में से एक, दो से ज़्यादा में से एक, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको ये मैं इसके बारे में आपको अपने डिटर्मिनर्स में बताऊंगी। डिटर्मिनर्स टॉपिक आएगा ना, फ्यू लिटिल वाला, फ्यू लिटिल ओल्डर एल्डर वाला, उसमें अपन इसको लेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे अपने जेल प्रेरी और एमपीएसआई में तो ना के बराबर एक या दो क्वेश्चन डाले हैं इन्होंने प्रोनाउन के, प्रोनाउन पूछा नहीं जाता है बेसिकली, ठीक है। और जो प्रोनाउन से रिलेटेड ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो उधर डिटर्मिनर्स में जाते हैं, जो मैं वहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी बता दे रही हूँ मैं कि जेल प्रेरी में नाउन के नाम से इसको नहीं डाला गया है, हाँ, लेकिन ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिटर्मिनर्स में पूछे गए, तो इसको अपन डिटर्मिनर्स में लेंगे, अभी यहाँ प्रोनाउन नहीं पढ़ेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो कल अपन वहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि यही एडजेक्टिव भी होता है, यही प्रोनाउन भी होता है, पहचानने का तरीका एक छोटा सा होता है, बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल बताऊंगी इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये फिर इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दें, इसको हटा रही हूँ मैं, पहले आप नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हटा लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इम्पोर्टेंट इसमें से ये है, ये डिटर्मिनर्स में पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन डिटर्मिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आखिरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेसिप्रोकल अभी यहीं की यहीं बता दूंगी, जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन यहीं की कवर हो जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब मुझे एक बात बताओ, अनिश्चयवाचक से नाम से ही सुन के लगता होगा कुछ निश्चित नहीं है, जो जैसे पता ही नहीं चल, देखो ऐसे कौन से सर्वनाम है जिसको हटाऊं तो कोई निश्चित नाम ही ना आ पाए, ही शी तो बोल मत देना, क्योंकि मैंने राम बोला तो उसकी जगह ही रख देते हैं और वापस से रिप्लेस करूँ तो राम आ जाएगा। ऐसे संज्ञा जिसमें आपको पता तो है, ऐसे सर्वनाम जिसमें आपको पता तो है कि उसकी जगह संज्ञा आएगी, लेकिन कौन सी आएगी आपको तो जेंडर तक पता नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं, जैसे समवन। समवन का मतलब क्या, कोई, कोई मतलब कोई तो होगा, कोई नाम तो होगा, लेकिन आप रख नहीं पाओगे, आपको पता नहीं कि मैं कौन है, लड़का है कि लड़की, ये भी नहीं पता मैम। आप नाम तो छोड़ो, आप नॉर्मल प्रोनाउन ही शी भी नहीं रख पाओगे, तो इसको बोलते हैं अनिश्चित, पता नहीं कौन, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर जेंडर भी डिफाइंड नहीं है। तो इंडेफिनिट जितने भी आपके होते हैं ना, जैसे समवन है, समथिंग है, एनीथिंग है, एनीवन है, एनीवन, ठीक है, एवरीवन, एवरीथिंग, इस तरीके के और भी है, और भी है। आप वन यूज करते हो, यहाँ पर वन नहीं, यहाँ पर अ पर्सन वाला वन है। अपन हिंदी में बोलते हैं यार एक बंदा ऐसा, एक बंदे को ऐसा नहीं करना चाहिए यार, एक बंदे को, वो वाली बात है। तो वहाँ पर वन जो है एक अ पर्सन के मीनिंग है, उसका मीनिंग ये है, ध्यान रख लेना। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस इंडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड, इसके बारे में मैं कल बात करूंगी, ये पढ़ के आना कल, है ना, सब कुछ, इसलिए बेस डाल के जा रही हूँ ताकि कल मुझे भी प्रॉब्लम नहीं हो पढ़ाने में कि अपन पढ़ ही रहे हो फिर वहाँ गली घुस गए, फिर वहाँ पढ़ रहे हैं फिर वो घुस गए, बहुत उलझ जाओगे, इसलिए बेस डाल के जा रही हूँ आज, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, बहुत, ठीक है, तो इस पर बात करेंगे अपन, है ना। तो ये वन का मतलब भी आपको मैंने बोला एक पर्सन को ऐसा करना चाहिए, अब वो पर्सन कौन है पता ही नहीं, लड़का है कि लड़की है भी नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं आपके, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन लेते हैं, इसको बोलते हैं परस्परवाचक, परस्परवाचक, ठीक है। अब बस इतना ध्यान रख लो, ये दो ही लोग होते हैं, ये पेयर होते हैं दो के। पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लो, ये सब मैंने ऑलमोस्ट लिख ही दिए, सारे इंडेफिनेट ऑलमोस्ट लिख दिए, और भी चीज़ें हो तो आप देख लीजिएगा, एनीथिंग हो जाएगा, एनीवन हो जाएगा, है ना। वो सारे के सारे प्रोनाउन, वो सारे के सारे प्रोनाउन जिनको आपको पता है कि इसकी जगह कोई नाम तो आएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी कि आएगा क्या, ठीक है, तो उसको अनिश्चयवाचक कहते हैं। इसको हटा लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं फटाफट से। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक बोला है मैंने, ये दो पेयर होते हैं, ये दो ही होते हैं, ये प्रोनाउन दो ही होते हैं, पेयर होते हैं, ये दो पेयर। अभी यही समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लेना, यही समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। वन अनदर और ईच अदर, वन अनदर और ईच अदर,
दोनों का एक ही मतलब है, एक दूसरे से या फिर आपस में, इस तरीके की मीनिंग है। सही है। अब बस इतना ध्यान रखना, दोनों इक्वल मीनिंग है, दोनों इक्वल मीनिंग है, लेकिन ये जो है ये दो लोगों के लिए होता है और ये जो है ये दो से ज़्यादा के लिए होता है। ये दो संज्ञाओं के लिए यूज होता है। जैसे आप दो लोग हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि भैया एक दूसरे का रिस्पेक्ट करा करो, दो लोगों को बोल रही हूँ तो मैं बोलूँगी यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, वन अनदर नहीं। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा हैं मैं बोलूँगी एक दूसरे का रेस्पेक्ट करा करो, तब उस एक दूसरे में ईच अदर नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। मैम हमको कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे में कौन सा एक दूसरा एक है कि एक से ज़्यादा? क्वेश्चन अगर आते हैं इसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा था जेल प्रेरी में, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो भी एक भी क्वेश्चन आया तो अपन उस पर काम कर रहे हैं, है ना। तो वो आपको हिंट देगा, या तो आपको नंबर मेंशन कर देगा वो, या कुछ ऐसा करेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था, वो जेल प्रेरी का नहीं था, वो अपने बैंक के एग्जाम में कुछ आया था कॉमन एरर्स में, कि वो इतना शिवर कर रहा था, इतना दूज रहा था कि उसके घुटने, दोनों नहीं लिखा, उसके घुटने आपस में टकरा रहे थे। ठीक है, वो इतना शिवर कर रहा था, इतना दूज रहा था कि उसके घुटने आपस में टकरा रहे थे। अब यार हिंट ही दे दी, कितने घुटने होते हैं? दो ही तो होते हैं, तो ईच अदर, आपस में टकरा रहे थे तो ईच अदर बोलेंगे। ठीक है, हिज नीज वर नॉकिंग ईच अदर। ठीक है, तो वन अनदर नहीं लिखेंगे वहाँ, तो इस तरीके की हिंट मिलेगी आपको। ये तो बैंक का क्वेश्चन था कॉमन एरर का, तो नीज वर नॉकिंग वन अनदर लिख रखा था, जो रॉन्ग था ईच अदर आना चाहिए था। पर एग्जाम्पल्स मेरे पास और कुछ है नहीं, क्योंकि MPSI में तो क्वेश्चन ही नहीं आया है। ठीक है, और अपने ये जेल प्रेरी में जो आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन मुझे मिला था यहाँ पर, तो मैं बताऊंगी आपको जब अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि जब हम दो की बात कर रहे हैं तो आपस में, एक दूसरे से के अर्थ में ईच अदर, और दो से ज़्यादा के बारे में वन अनदर। तो यहाँ जाकर अपने प्रोनाउन बेसिक्स ओवर होते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन उन टॉपिक्स को उठाकर काम करेंगे जहाँ पर अपन अपने क्वेश्चन आए हुए हैं जेल प्रेरी के। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? अच्छा, कल पढ़ के क्या आना है? कल का लेक्चर जब होगा, पर्सनल प्रोनाउन ढंग से पढ़ जाना, रिलेटिव ढंग से पढ़ जाना, पॉसेसिव पढ़ लेना। ठीक है, ये आपको जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कल के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अपना कौन सा रह गया? रिलेटिव हो गया, पर्सनल हो गया, पॉसेसिव हो गया, अभी अपना ये रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और जो मैंने आपको बताया इनडेफिनेट। हाँ राइट, इनडेफिनेट। कुछ पढ़ के आओ चाहे नहीं आओ कल, लेकिन ये 5 चीज़ें आप पढ़ के आना। इसके मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी कल के लेक्चर में, और आपको प्रिपेयर कर दूंगी जेपी के क्वेश्चंस के लिए। फिर कल के बाद वाले जो परसों नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा, वहाँ से अपन जेल प्रेरी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। और इतना पढ़ने के बाद, आज का लेक्चर और ये कल का जो कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर है, उतना पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर जाओगे। और अगर आप उसको देखोगे ना, अपने सेल्फ एनालिसिस से देखोगे, तो जो क्वेश्चंस अपन करेंगे इन 2 लेक्चर्स में, अपन ने उससे ज़्यादा ही कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो MPSI वालों, वैसे तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना होता है, आप मुझसे कहते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। जो पेड कोर्स वाले हैं उसमें ये इतना कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ा रही थी तब मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन काइंड्स वगैरह में गई नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चंस अपने प्रॉपर आए नहीं। ठीक है, फिर भी आप पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ लाइव लेक्चर्स में अवेलेबल है। और उसके अलावा जो लोग भी प्रॉपरली पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, जो मेन टॉपिक्स है अपने MPSI के सिलेबस में आते हैं, उनको बहुत थॉरोली 0 से लेकर फुल मैंने पढ़ाया हुआ है इस अपने पेड कोर्स के लेक्चर में। जिसको भी ये परचेस करना है वो कर सकते हैं। इस नंबर पर आप 10 to 5 में कॉल करें वीकडेज में हेल्प के लिए। आप चाहें तो डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं ऐप को। व्हाट्सएप नंबर है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप से हेल्प मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर ही है भैया, इस पर फ़ोन नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी ये कोर्स ख़रीदना है आप इसको ले लीजिए। 70+ वीडियोस में आपका पूरा मेन इंग्लिश कवर्ड है, सभी एग्जाम्स को कवर करते हुए है। वो MPSI ओरिएंटेड है ना, उसमें JP के भी आपके लेवल्स कवर है, MPSI के भी लेवल्स कवर है। इनफैक्ट जितने टॉपिक्स उसके अंदर है उसमें उससे भी अच्छा प्रॉपरली सब कुछ कवर है, कि कुछ भी पूछ लो उसमें सब कुछ कवर है। ठीक है, तो वो जो अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं लास्ट एग्ज़ाम के
दिए हुए सिलेबस के हिसाब से वो सब कुछ उसमें है। उसके साथ अपनी जब एग्ज़ाम आएगी उसमें और भी कुछ एडिशन होगा तो अपन करेंगे। उसके अलावा भी अभी एक्स्ट्रा में जो कुछ भी मुझको लगता है टाइम के अंदर अपन उसको कंप्लीट करेंगे। अभी MPSI काफ़ी दूर है, JP के बाद अपन उसके भी लेक्चर शुरू करेंगे, वापस से कंटिन्यू करेंगे जो डिसकंटिन्यू हो चुके थे लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कितना पढ़ के आना है ये मैंने बता दिया, ये है ना, इतना पढ़ के आ जाना। खासकर वो पूरा लेक्चर पढ़ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे अच्छा और कुछ नहीं, नहीं तो इतना पढ़ के आना। इसके कॉन्सेप्ट्स अपन कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।